की फॉरेन पॉलिसी, द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले हम फॉरेन पॉलिसी को डिफ़ाइन करेंगे, व्हाट इज़ फॉरेन पॉलिसी, एंड देन वी ट्राई टू एक्सप्लोर द वेरियस डायमेंशंस ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। सो व्हाट इज़ फॉरेन पॉलिसी? व्हाट इज़ फॉरेन पॉलिसी मीन्स कि क्या मतलब है, फॉरेन पॉलिसी किसको कहते हैं, क्या चीज़ है फॉरेन पॉलिसी, इसकी डेफिनेशन क्या है। सो फॉरेन पॉलिसी या खारजा पॉलिसी जो है, इससे मुराद किसी मुल्क के हमसाया और दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम करना और उन्हें फ़रोग़ देने के हवाले से जो स्टेट एक वे आउट तैयार करती है, जो एक खाका तैयार करती है, जो एक पॉलिसी तैयार करती है, उसको खारजा पॉलिसी कहते हैं, उसको फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। यानी जब कोई रियासत किसी दूसरे मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात को मेंटेन करना चाहती है, अपने ताल्लुकात बनाना चाहती है और उस ताल्लुकात को कायम रखने के लिए वो जो राह अमल इख्तियार करते हैं, वो जो पॉलिसी एडॉप्ट की जाती है, उस पॉलिसी को खारजा पॉलिसी कहते हैं। अब ये आपको बात ये तय हो गई कि खारजा पॉलिसी का ताल्लुक मुल्क के अंदरूनी मामलात से नहीं होता, बल्कि मुल्क का दूसरे मामलात से जो ताल्लुकात हैं, उन हवालों से जितने भी मामलात होंगे वो खारजा पॉलिसी के हवाले से तय किए जाएंगे। खारजा पॉलिसी की एक डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और ये जॉर्ज मोडेल्स्की की है। वो कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी इज़ द सिस्टम ऑफ एक्टिविटीज़, फॉरेन पॉलिसी इज़ द सिस्टम ऑफ एक्टिविटीज़ इवॉल्व्ड by the communities for changing the behavior of other states and for adjusting their own activities to the international environment। मतलब ये कि खारजा पॉलिसी अमली सरगर्मियों का एक ऐसा निज़ाम है जिसका कौमों की जानिब से दूसरी रियासतों के रवैये में तब्दीली लाना और बैनुल अक़वामी माहौल में अपनी सरगर्मियों में ज़हर करना होता है। यानी खारजा पॉलिसी जो पहले मैंने डेफिनेशन इसकी आपके सामने रखी, ये वही डेफिनेशन जो है उसको मज़ीद उसने एक्सपेंड किया है और ये डेफिनेशन जो है ये एग्जैक्टली वही डेफिनेशन है जो मैंने पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ की कि इसका बुनियादी मकसद खारजा पॉलिसी का ये होता है कि स्टेट जो है वो दूसरी रियासतों के साथ अपनी नेबरिंग स्टेट्स और उससे हट के जो दूसरी स्टेट्स हैं उनके साथ ताल्लुकात को कैसे मेंटेन करती है, कैसे सस्टेन करती है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to understand that the foreign policy is an instrument, is a way out to make good or bad relations with the neighboring countries or with the other countries of the world। पॉलिसी से मुराद मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया, ये एक ऐसा लाहे अमल है जो किसी मकसद को हासिल करने के लिए इख्तियार किया जाता है। खारजा पॉलिसी से मुराद हर मुल्क के तर्ज अमल के वो असूल हैं जिनकी रोशनी में वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है और कौमी मकासद को हासिल करता है। इससे हमें ये बात वाज़ेह होती हुई नज़र आ रही है कि जो भी फ़ॉरेन पॉलिसी बनती है वो कुछ ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनती है, वो कुछ मकासद होते हैं हर रियासत के, उन मकासद को हासिल करने के लिए वो फ़ॉरेन पॉलिसी के ज़रिए वो मकासद हासिल किए जाते हैं और फ़ॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है। किसी भी मुल्क के लिए खारजा पॉलिसी की तश्कील एक इंतहाई अहम और इंतहाई लाजिम चीज़ होती है, क्योंकि मौजूदा ज़माने में कोई भी मुल्क अलग थलग जजीरा तो है नहीं कि वो अकेला अलग थलग रह सके, बल्कि मुतअद्दिद ममालिक जो हैं वो एक इंटरनेशनल सोसाइटी का हिस्सा हैं, बैनुल अक़वामी मुआशरे का हिस्सा हैं, जिनके मामलात में हिस्सा लेना उनके लिए ज़रूरी है। यानी अब जब बैनुल अक़वामी सोसाइटी का आप हिस्सा होंगे तो यकीनन फिर आपके मामलात जो हैं वो भी दूसरों के साथ डिस्कस किए जाएंगे और दूसरे लोगों के मामलात जो हैं वो आप पे असरअंदाज होंगे, आपके मामलात दूसरों पे असरअंदाज होंगे। तो इस तरह एक सोसाइटी में जैसे इंडिविजुअल एक दूसरे पे असरअंदाज होते हैं, एक शख्स का एक्ट जो है वो सोसाइटी के दूसरे लोगों को मुतासिर करता है, इसी तरह एक रियासत का एक्ट भी दूसरी रियासतों को मुतासिर करता है। जिनके मामलात में हिस्सा लेना इंतहाई ज़रूरी होता है। यानी आप एक रियासत जो है जब भी कोई मामला तय करेगी, जब भी कोई एक्टिविटी करेगी, तो उससे अगर दूसरी रियासतें मुतासिर हो सकती हैं तो वो उनके साथ इंटरेक्ट करेगी और वो इंटरेक्शन जो है वो थ्रू प्रॉपर फॉरेन पॉलिसी होगा। दूसरी बात ये कि मौजूदा बैनुल अक़वामी मुआशरे में सियासी ताकत किसी एक मरकज़ में मुज्तमे नहीं होती, मतलब किसी एक जगह पे जमा नहीं होती। यहाँ से सारे मुआशरे को नज़्म नस्क का पाबंद किया जा सके। यानी पावर एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं कर रही होती, यहाँ पे सारी दुनिया की रियासतें जो हैं उनको उनका नज़्म नस्क,
उनका जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन और सस्टेन किया जा सके, बल्कि वो तमाम ममालिक के दरमियान तकसीम होती है और तकसीम भी ऐसी जो गैर मसावी होती है, गैर मुनसिफाना होती है। इसलिए हर मुल्क खुद अपने हकूक़ और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है, वो उसका निगहबान होता है और अपनी खारजा पॉलिसी को अपने कौमी वसाइल के ज़रिए बरूए कार लाकर बैरूनी माहौल को अपने हक़ में मुतासिर करने की कोशिश करता है। ये दूसरी जो डेफिनेशन आपको नज़र आ रही है सामने, ये डेफिनेशन भी फॉरेन पॉलिसी की डेफिनेशन है। The foreign policy is establishment and development of relations with other countries in order to protect the national interest by taking appropriate steps at international level। यानी फॉरेन पॉलिसी यहाँ पे जितनी मैंने आप पहले शुरू में डिस्कशन की है उसका ये निचोड़ है कि फॉरेन पॉलिसी असल में क्या है। फॉरेन पॉलिसी के ज़रिए ये फॉरेन पॉलिसी रिलेशनशिप दूसरे ममालिक के साथ जो आपके रिलेशंस हैं उनको डेवलप करना और उनको एस्टेब्लिश करने का नाम है, ताकि आप अपने जो कौमी मकासद हैं, नेशनल इंटरेस्ट है, आपकी जो कौमी मफादात हैं, उनको इंटरनेशनली लेवल पे ऐसे स्टेप उठाएं कि वो आपके नेशनल जो इंटरेस्ट हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ हो सके, वो प्रोटेक्ट किए जा सकें। हर मुल्क की खारजा पॉलिसी का सरचश्मा उसका कौमी मफाद होता है, उसका नेशनल इंटरेस्ट होता है। कौमी मफाद से मुराद या नेशनल इंटरेस्ट से मुराद वो अमूमी तवीलुल मुद्दी और मुस्तकिल कौमी मकसद है जिसके हसूल के लिए हर मुमलिकत को कोशिशें करनी पड़ती हैं। कौमी मफाद की बुनियाद हर मुल्क के समाजी शऊर और इसके तहजीबी तशख़्ख़ुस पर भी होती है। इस इस्तिलाह में आम बहबूद से मुतल्लिक़ तमाम ख़यालात मुजतमे हैं। कौमी मफादात और मकासद को मुनज़बित शक्ल मुल्क के पॉलिसी साज देते हैं, यानी जो पॉलिसी बनाते हैं वो कौमी मफादात को मुनज़बित शक्ल देते हैं, एक इंतहाई अंडरस्टैंडेबल जो शेप है वो उसको देते हैं। कौमी मफाद के तहत कौमी मकासद का तयन किया जाता है और इन मकासद के हसूल के लिए आम खारजा पॉलिसी या बिलखसूस खारजा पॉलिसी की तश्कील की जाती है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि जॉर्ज मोडेल्स्की की जो डेफिनेशन मैंने आपके सामने रखी वो अपनी किताब थ्योरी ऑफ फॉरेन पॉलिसी में लिखते हैं कि किसी कौम की सरगर्मियों का ऐसा तरीका जिसके तहत दूसरी रियासतों का रवैया बदला जाए और बैनुल-अक़वामी माहौल में अपनी सरगर्मियों को मुअस्सिर अंदाज से ढाला जाए, वो खारजा पॉलिसी कहलवाती है। एक और डेफिनेशन है मॉर्गन थ्यू की। इनके मुताबिक इंसान का वो किरदार जो आलमी बिरादरी में सरअंजाम देता है खारजा पॉलिसी कहलाता है। लिंकन और पेडलफोर्ड, उनकी एक मशहूर किताब है द डायनामिक्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उसमें वो खारजा पॉलिसी की डेफिनेशन लिखते हैं और वो कहते हैं कि किसी रियासत की खारजा पॉलिसी का मुकम्मल ताल्लुक खारजी माहौल से होता है। खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर इस अमल का हिस्सा है जिसके तहत एक रियासत अपने मकासद और दिलचस्पी के मामलात की वजाहत करती है और उनको हासिल करने के लिए उन पर अमल दरामद करती है। सो दीज आर द वेरियस डेफिनेशन विच आई प्रेजेंटेड बिफोर यू। और इन सब का बुनियादी जो थीम है इन तमाम डेफिनेशंस का वो यही है कि हर रियासत अकेली किसी भी सूरत में अपनी जो तमाम ज़रूरियात है उनको पूरा नहीं कर सकती। लिहाजा जिस तरह एक इंडिविजुअल अपनी ज़रूरियात मुकम्मल तौर पर पूरी नहीं कर सकता, उसे दूसरे लोगों की ज़रूरत होती है। इसी तरह इंटरनेशनल जो सोसाइटी है, रियासतों का जो मुआशरा है, उसमें एक इंडिविजुअल स्टेट भी अकेले ज़िंदा नहीं रह सकती। उसे भी ज़िंदगी गुजारने के लिए, उसे भी अपनी तमाम ज़रूरियात पूरी करने के लिए दूसरी रियासतों से लेन देन करना पड़ता है। अब इस लेन देन में हर कौम जो है, हर नेशन जो है, हर स्टेट जो है, उसके अपने कुछ मफादात होते हैं, अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उन मफादात और ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनज़र रख के वो एक रास्ता उसका तयन करती है। वो रियासत एक मंजिल जो है उसको हासिल करने के लिए वो जो रास्ता और वो जो लाहे अमल तय किया जाता है, जिसके ज़रिए वो मंजिल हासिल की जाती है, जिसके ज़रिए वो मफादात प्रोटेक्ट किए जाते हैं या मफादात का हसूल मुमकिन होता है, वो लाहे अमल, वो रास्ता, वो वे ऑफ एक्शन खारजा पॉलिसी कहलवाता है। अब खारजा पॉलिसी के अहम मकासद जो हैं उनके हवाले से हम बात करेंगे कि खारजा पॉलिसी के अहम मकासद कौन कौन से हैं। अब ये मकासद में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से नहीं आपके सामने रख रहा, बल्कि ये मकासद अमूमी मकासद हैं जो दुनिया के हर स्टेट के जो खारजा पॉलिसी बनाते वक्त जो पॉलिसी मेकर होते हैं वो इन मकासद को मद्देनज़र रखते हैं। ये जर्नल मकासद हैं। इनमें सबसे पहला जो मकसद है वो
कौमी वजूद की जो बका है वो है। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं फॉरेन पॉलिसी के। इसमें जो पहला यहां पे आपके सामने आपको नजर आ रहा है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को हम दो सूरतों में देख सकते हैं। एक तो जो मैंने पहले कहा कि आपका जो कौमी वजूद है उसकी बका, उसकी सस्टेनेबिलिटी जो है, उसकी प्रोटेक्शन जो है, यानी आपके मुल्क की प्रोटेक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खारजा पॉलिसी का पहला मकसद ही किसी मुल्क के वजूद को सस्टेन रखना होता है, बरकरार रखना होता है। मुल्क की इस हिकमत अमली की बदौलत उन हमसाया ममालिक की हौसला शिकनी होती है जो उस पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। यानी अगर मुल्क जो है मजबूत है और मुल्क अपने कौमी वजूद को बरकरार रखने की सलाहियत रखता है, तो फिर जो मुखालफीन हैं, जो आपके दुश्मन ममालिक हैं, वो आप पर हमला करने से घबराते हैं। पाकिस्तान की 1954 और 55 में अगर हम एग्जाम्पल दें, 1954-55 में पाकिस्तान सीटों में शामिल हुआ, सेंटों में शामिल हुआ, तो सीटों और सेंटों में पाकिस्तान की शमूलियत इसी पॉलिसी की आइनादार थी। यानी अब पाकिस्तान जो है सीटों सेंटों में क्यों गया, उसकी रीज़न ये थी कि पाकिस्तान उस वक्त इब्तदाई स्टेज पे था और पाकिस्तान को अपनी स्टेट की प्रोटेक्शन चाहिए थी। और ये प्रोटेक्शन किसके खिलाफ चाहिए थी? इंडिया के खिलाफ चाहिए थी। सो पाकिस्तान ने सीटों और सेंटों को ज्वाइन किया। सीटों और सेंटों को ज्वाइन करने का मकसद किसी भी अग्रेसिव पावर को यह बताना कि मेरे साथ आप दुनिया की सुपर पावर्स हैं, या दुनिया के मजबूत ममालिक हैं, और अगर मुझ पे हमला किया गया तो इट मीन्स कि उसको रिप्लाई किया जाएगा, उसका जवाब दिया जाएगा, ताकि हमला करने से किसी दुश्मन मुल्क को रोका जा सके। और इसी तरह अगस्त 1971 में रशिया और इंडिया के दरमियान भी एक मुआहदा हुआ जिसमें यह तय किया गया कि किसी भी मुल्क के खिलाफ अगर कोई और मुल्क हमलावर होता है तो उस मुल्क के सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ मिलकर किया जाएगा। सीटों और सेंटों की भी यही शरायत थी कि अगर इन मेंबर ममालिक, इन दोनों एग्रीमेंट्स के जो मेंबर ममालिक हैं, उन पर किसी पे भी हमला होता है तो वो तमाम पे हमला शुमार किया जाएगा। यानी जो कलेक्टिव प्रोटेक्शन है, कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, वो वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था। सो कौमी वजूद की बका के साथ साथ सियासी आज़ादी यानी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस जो है, वो भी रियासतों की खारजा पॉलिसी की हमेशा से असास रही है। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है? पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस का मतलब यह है कि हर रियासत पॉलिटिकली, सियासी तौर पर आज़ाद हो, उस पर कोई भी दूसरा मुल्क पावर उस पर अपनी पॉलिसी मुंतबिक ना कर सके, उस पर असरअंदाज ना हो सके। देखिए, रियासत जो होती है वो चार चीज़ों से मिलकर बनती है। उसमें पॉपुलेशन होती है, उसमें दूसरी चीज़ जो है पॉपुलेशन के अलावा उसमें सॉवरेनिटी है, उसमें एरिया है और उसमें गवर्नमेंट है। यानी सबसे पहले पॉपुलेशन, फिर एरिया, फिर सॉवरेनिटी, फिर गवर्नमेंट। ये जो चार एलिमेंट्स हैं, इनसे मिलकर रियासत बनती है। अब रियासत के ये चारों एलिमेंट्स जो हैं, अगर इनमें से एक भी ना हो तो रियासत मुकम्मल नहीं होती। और ख़ास तौर पे जो रियासत का ये एलिमेंट है जिसको हम सॉवरेनिटी या इक़्तिदार आला या इख्तियार आला कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रियासत की बका जो है ना, वो इसके बगैर पॉसिबल नहीं है। और रियासत पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती अगर वो सावरन नहीं है। सावरन स्टेट वो होती है जो इंडिपेंडेंटली अपने तमाम मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और अपनी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग और इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग खुद करती है। उस पर किसी किस्म का अगर दबाव आता है तो उसको रिजेक्ट कर देती है, और वो किसी दबाव में नहीं आती, क्योंकि सावरेनिटी जो है, जो इख्तियार आला है, ये सबसे बड़ा इख्तियार होता है जो रियासत को न सिर्फ अंदरूनी जो खतरात हैं उनसे बचाता है, बल्कि बैरूनी खतरात से भी बचाता है। सो सावरन स्टेट जो होती है वो हमेशा अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है। एक तो कौमी वजूद की बका, जिसको हमने टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का नाम दिया। दूसरा सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है रियासतों का, सलामती और तहफ़्फ़ुज़। हर रियासत अपनी खारजा पॉलिसी तश्कील देते वक्त अपने तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को यकीनी बनाती है, यकीनी उसको खुसूसी अहमियत देती है। इस मकसद के लिए हसूल के लिए दूसरी रियासतों से दिफाई और मुआशी मुआहदे करती है ताकि अपनी पोजीशन को मजबूत कर सके। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की पूरी तारीख दिफाई मुआहदात से भरी पड़ी है। दिफाई मुआहदात नौइयत के एतबार से दो किस्म के हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अमन या जंग ना करने का मुआहदा, ये पहली किस्म है, यानी किसी मुल्क के साथ, जैसे पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को कई दफ़ा ये ऑफर किए कि हम आपस में अमन से रहें और एक दूसरे के साथ जंग ना करने का मुआहदा करें, लेकिन हिंदुस्तान इस बात पे मुतफिक नहीं होता और वो मुआहदा नहीं करता। तो अगर ये मुआहदा हो जाए
तो इससे क्या होता है कि आपकी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी हो जाता है, आपकी जो स्टेट है उसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी हो जाता है, क्योंकि आप जिसने हमला करना था उसके साथ आपका एग्रीमेंट हो गया, उसके साथ आपका मुआहदा हो गया, अब हमला नहीं। दूसरी किस्म क्या है मुआहदों की? ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के मुआहदात। मिसाल के तौर पर अक्टूबर 1925 का मुआहदा लाकोर्नोटो फ्रांस और बेल्जियम के दरमियान इस बात का अहद करता है कि वो जर्मनी के मगरबी इलाकों की सरहदों के हवाले से आपस में जंग नहीं करेंगे। यानी 1925 के अक्टूबर के महीने में जो मुआहदा हुआ उसको लोकार्नो मुआहदा के नाम से जाना जाता है, और लोकार्नो में चूंकि ये फ्रांस और बेल्जियम के दरमियान ये मुआहदा हुआ और इस बात का अहद किया गया था इस मुआहदे के तहत कि वो दोनों मुमालिक जर्मनी के मगरबी इलाकों की सरहदों के हवाले से आपस में जंग नहीं करेंगे। दूसरी किस्म का मुआहदा जिसमें ये अक्टूबर 1925 का मुआहदा लोकार्नो जो है उसको मैंने बयान किया, ये मुआहदा जो है इस हवाले से एक और मुआहदा जिसको हम मुआहदा शुमाली ओकियानूस कहते हैं जो 1949 में हुआ, इसी तरह मुआहदा वारसा 1955, इसकी भी मिसाल दी जा सकती है। तो ये दूसरी किस्म के मुआहदे हैं, जबकि पहली किस्म का मुआहदा जो है उसमें स्टेट्स जो हैं आपस में एक दूसरे के खिलाफ जंग ना करने का मुआहदा करती हैं। सलामती और तहफ़्फ़ुज़ जो है किसी भी मुल्क का, ये भी उसकी खारजा पॉलिसी का एक अहम तरीन ऑब्जेक्टिव होता है और इसको मद्देनज़र रख कर ही खारजा पॉलिसी का तयन किया जाता है। उसके बाद तीसरा अहम ऑब्जेक्टिव जो है नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी का जो मैंने आपके ये तहफ़्फ़ुज़ और सलामती की बात की, ये एक्चुअली नेशनल सिक्योरिटी की ही बात कर रहा था मैं। इसके बाद है नेशनल इंटरेस्ट। जो नेशनल इंटरेस्ट है ये एक बहुत बड़ा अहम फैक्टर है। हर रियासत जो है उसके कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होते हैं, उसके कुछ ना कुछ मफादात होते हैं और उन मफादात को वो तहफ़्फ़ुज़ देना चाहती है। उनमें सबसे अहम मकसद जो होता है, एक तो प्रोटेक्शन होती है जिसकी बात ऊपर आ गई, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात भी आ गई, नेशनल सिक्योरिटी की बात भी आ गई। अब नेशनल इंटरेस्ट में जो बाकी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो इक़्तिसादी या इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। तो खारजा पॉलिसी का एक बुनियादी मकसद इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ द स्टेट। यानी आप लोगों की भलाई के काम कर ही नहीं सकते उस वक्त तक जब आप इकोनॉमिकली पावरफुल ना हो, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट ना हो। अब अगर इकोनॉमिकली आप अच्छे हैं, वेल टू डू हैं, तो फिर लोगों की भलाई की बेशुमार स्कीमें जो हैं वो शुरू की जा सकती हैं। कौमी बहबूद का इन्हिसार मुल्क की सनती और तिजारती तरक्की पर होता है। इस मकसद के लिए ज़रूरी है कि मुल्क में बड़ी बड़ी सनतें लगाई जाएँ, बैनुल अक़वामी तिजारत को फ़रोग़ दिया जाए और बरामदात के लिए नई नई मंडियाँ जो हैं वो तलाश की जाएँ, ताकि आपके मुल्क में जो इंडस्ट्री के ज़रिए पैदावार हो उस पैदावार को जाके मुख्तलिफ मंडियों में बेचा जा सके, उससे ज़रिए मुबादला कमाया जा सके, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग हो। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होगी तो फ्लो ऑफ कैपिटल जो है वो आपके मुल्क की तरफ होगा, डेवलप से डेवलपिंग की तरफ आएगा, आपके मुल्क में पैसा आएगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो नेशनल इनकम बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, जीएनपी बढ़ेगी और इससे लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ेगी, खुशहाली आएगी। ये हर रियासत की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि वो इकोनॉमिकली एम्पावर हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसका ख्वाब हमेशा हर रियासत का रहा है और जब भी खारजा पॉलिसी बनाई जाती है तो इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के हवाले से जो मामलात हैं उनको जहन में रखा जाता है। इसके अलावा इंक्रीज इन नेशनल पावर, इसका ताल्लुक इंक्रीज इन नेशनल पावर जो है इसका ताल्लुक भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ जुड़ता है। कौमी ताकत किसी मुल्क की वो मजमूई सलाहियत है जिसके ज़रिए वो बैनुल अक़वामी मैदान में अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है या करता है, दूसरे ममालिक के नासाज़गार मुतालबों या दबावों की मज़ामत करता है और अपने मफादात को बढ़ाने के लिए दूसरों पर असरअंदाज होता है। मुल्कों की कौमी ताकत वक्त के साथ साथ घटती भी रहती है और बढ़ती भी रहती है। मसलन 19वीं सदी की अजीम ताकतें आज तीसरे दर्जे की ताकतें हैं, जबकि अमेरिका, रूस और चीन जैसे गुमनाम मुल्क आज अजीम तरीन ताकतें हैं। किसी मुल्क की कौमी ताकत का अंदाज़ा हमेशा दूसरे मुल्क की कौमी ताकत से किया जाता है। हर मुल्क की खारजा पॉलिसी बनाने वालों का फ़र्ज़ है कि वो हाल और मुस्तकबिल दोनों के लिए न सिर्फ अपने मुल्क की कुव्वत, मुल्क की जो कौमी ताकत है, बल्कि दूसरों की ताकत पर भी नज़र रखें, क्योंकि आपकी ताकत का अंदाज़ा हम दूसरे के साथ कंपैरेटिव
स्टडी करके ही लगा सकते हैं अगर कि आपकी ताकत किस पोजीशन में है। यानी हर मुल्क के पास कुछ ना कुछ ताकत तो होती है, लेकिन आपसे कोई ज्यादा ताकतवर है तो वो आप पे अपनी पॉलिसीज इंपोज करेगा। इसके लिए शर्त यह है कि आप तब ताकतवर शुमार होंगे जब आप इतने कम अज कम ताकतवर हो जाएं, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी, कि आप दूसरे की बात अपनी मर्जी से, रजामंदी से तो माने, लेकिन किसी दबाव की वजह से ना माने। तो वो ताकत जो है वो हमेशा मुख्तलिफ रियासतें जो हैं उनके पास आती भी है, जाती। अरूज ज़वाल का, राइज एंड फॉल का जो ये सिलसिला है ये जारी है, जैसे मैंने पीछे आपके सामने मिसालें भी रखी। अब हर मुल्क की खारजा पॉलिसी बनाने वाली जो ब्यूरोक्रेसी है या जो पॉलिटिशियन हैं या जो भी पॉलिसी मेकर हैं, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो हाल और मुस्तकबिल दोनों के लिए न सिर्फ अपनी मुल्क की ताकत, जो कौमी ताकत, बल्कि दूसरों की ताकत पर भी नज़र रखें। दोनों का मुवाजना करके इसके इम्कानी असरात का जायज़ा लें। कौमी ताकत खारजा पॉलिसी के मकासद को हासिल करने का एक इंतहाई और अहम ज़रिया है और बज़ाते खुद खारजा पॉलिसी का एक मकसद भी है। इसके अलावा आखिरी जो आपके सामने प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल आइडियोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं। प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल आइडियोलॉजी, हर कौम जो है वो कोई ना कोई आइडियोलॉजी रखती होती है। हर नेशन किसी न किसी आइडियोलॉजी पे बेस करती है। जैसे पाकिस्तान की आइडियोलॉजी इस्लाम की आइडियोलॉजी है। हम आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान या आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम या टू नेशन थ्योरी, ये सारी एक ही किस्म की मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स हैं। तो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी इस्लाम की आइडियोलॉजी भी बेस करती है। इसी तरह जो USSR था उसकी आइडियोलॉजी कम्युनिज्म पे बेस करती थी। चाइना की आइडियोलॉजी जो है वो सोशलिज्म पे बेस करती है। अमेरिकन जो है वो कैपिटलिस्ट हैं। यूरोपीय यूनियन के ममालिक कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के हामिल हैं। तो ये मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ आइडियोलॉजी से बिलोंग करते होते हैं और हर मुल्क जो है जब भी अपनी खारजा पॉलिसी तश्कील देता है तो वो इन आइडियोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी जहन में रखता है और उनकी प्रोटेक्शन की बात करता है। अगर आप कोल्ड वार का पूरा ईरा देखें तो उसमें दोनों तरफ के जो ममालिक हैं, यानी ये जो रशियन बुलाक में थे, जो कम्युनिस्ट थे, या फिर दूसरी साइड पे जो कैपिटलिस्ट थे, इनके दरमियान ये जो टसल थी, इसी बात पे टसल थी कि हर मुल्क जो है, हर बुलाक जो है, दोनों में से वो अपनी आइडियोलॉजी की प्रोटेक्शन, और ये आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के दरमियान या कम्युनिज्म के दरमियान। अब ये जो मार्क्सिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म, जो लेनिनिज्म, ये सारे कॉन्सेप्ट आपस में मिलते जुलते हैं। इनका आपस में जो टसल थी वो बुनियादी तौर पे एक दूसरे को नीचा दिखाने, अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने और दूसरों की आइडियोलॉजी जो है उसको काउंटर करने के हवाले से बनाई जाती थी। और जब भी ये रियासतें, चाहे वो रियासतें जिनका ताल्लुक कैपिटलिस्ट सोसाइटी से था या वो रियासतें जिनका ताल्लुक सोशलिस्ट सोसाइटी से था, वो जब भी अपनी खारजा पॉलिसी बनाती थी तो उनका मतमे नज़र यही होता था कि हमने इस कॉन्सेप्ट को, इस आइडियोलॉजी को प्रमोट करना है और दूसरे की आइडियोलॉजी जो है उसको हमने रोकना है। और इस हवाले से कई एग्जाम्पल्स जो हैं वो दी जा सकती हैं। अमेरिका जमहूरी और सरमायादाराना निज़ाम, उसका नज़रिया हयात है। चीन का इश्तराकी नज़रिया हयात। भारत सेकुलर नज़रिया हयात दावे की हद तक। अब वो सेकुलर नहीं रहा, शायद पहले जो 20, 25, 30 साल थे उसमें सेकुलरिज्म जो है उसने कुछ काम किया, लेकिन अब हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म नज़र नहीं आता। ये जो अब पॉलिसीज़ माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ वहाँ पे चल रही हैं वो हमें ये बात बावर कराती हैं कि अब वहाँ पे सेकुलर कॉन्सेप्ट जो हैं वो मान पड़ रहे हैं और वो जो दूसरा तबका है फंडामेंटलिज्म का और एक्सट्रीमिज़म का जो कॉन्सेप्ट है वो परवान चढ़ रहा है। अब एक्सट्रीमिज़म सिर्फ इस्लामी शिद्दत पसंदी नहीं है, वो हिंदू शिद्दत पसंद भी हो सकता है, वो क्रिश्चियन भी हो सकता है, वो यहूदी भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इस्लाम के मानने वाले ही ज़्यादा शिद्दत पसंद हैं, क्योंकि इस्लाम सारी दुनिया में मुस्लिम ममालिक पे मुसीबतें आती रहती हैं, तो रेजिस्टेंस इस मुसलमानों की तरफ से आती है, तो इसलिए समझा जाता है कि शायद मुसलमान है। इस्लाम ऐसा कोई हमें दर्स नहीं देता। हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं, की जाती हैं हमारे मुसलमानों की तरफ से, और इसको जो है मुसलमानों की तरफ से ये समझ लेना कि मुसलमान जो हैं वो आइडियोलॉजिकली एक्सट्रीमिस्ट हैं या फंडामेंटलिस्ट हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इश्तराक की क़ैद और मुफक्किर व्लादिमीर लेनिन जो है उसके बकौल इश्तराकियत और सरमायादारी का एक साथ चलना नामुमकिन है। दोनों निज़ाम एक दूसरे के खिलाफ बसरे पैकार हैं।
और इस जदोजहद में किसी एक निज़ाम को दूसरे निज़ाम पर हावी होना ही होना है। नज़रियात की हमआहंगी मुख्तलिफ ममालिक के माबैन इत्तेहाद और तामुन के फ़िरोग को, ताल्लुकात को फ़रोग़ देती है। यानी अगर नज़रियात एक जैसे हों, जैसे पाकिस्तान जो है, हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि वो ममालिक जिनकी आइडियालॉजी इस्लाम है या मुसलमान ममालिक जो हैं, उनके साथ हमने करीबी ताल्लुकात कायम करने हैं। ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का जो इब्तदाइया है उसमें भी ये चीज़ दर्ज है, और हम कॉन्स्टिट्यूशनली भी बाउंड हैं कि हम जो मुसलमान ममालिक हैं उनकी इत्तेहाद यकजहती के लिए काम करें और उनके साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करें। तो इसीलिए वो लेनिन जो है उसका भी यही कहना था कि नज़रियात की हमआहंगी जो है वो मुख्तलिफ ममालिक को आपस में जोड़ती है, और अगर नज़रियात में इख्तलाफ हो तो फिर लड़ाइयाँ होती हैं, जंगें होती हैं। सो OIC की मिसाल आपके सामने, OIC का बनना जो है वो बुनियादी तौर पे इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करता है कि जो आइडियालॉजिकल जो सेम कंट्रीज़ हैं, आइडियालॉजिकली जो सेम कंट्रीज़ हैं वो आपस में मुत्तहद होते हैं। अब चूँकि OIC के तमाम मेंबर ममालिक इस्लामिक आइडियालॉजी के मानने वाले हैं, इस्लाम को एज अ मज़हब उसको तस्लीम करने वाले हैं, तो सब चूँकि एक ही आइडियालॉजी के पैरोकार हैं, तो इसलिए उनके दरमियान इत्तेहाद, कोऑपरेशन, हमआहंगी, तामुन, कोऑपरेशन ये पॉसिबल है और हो सकती है। दीज आर द basic objectives of any state for the formulation of foreign policy। ये मैंने जो फॉरेन पॉलिसी की सारी चीज़ें आपके सामने रखी हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स जो मैंने आपके सामने रखे हैं, ये बुनियादी तौर पर किसी भी रियासत के हवाले से हैं, ये पाकिस्तान के हवाले से नहीं है, मैंने जनरल डिस्कशन की है।